और सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर बीएसपी का प्रबुद्ध सम्मेलन है। आज उसका आखिरी दिन है। मायावती यहां पर थोड़ी देर में पहुंचने वाली है लोगों को संबोधित करने के लिए। आपको बता दें, ये देखिए जबरदस्त भीड़ जो आप देख रहे हैं, दरअसल प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं और वहां के जो लोग हैं, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। मायावती पहुंच चुकी है मंच पर और प्रबुद्ध सम्मेलन का ये आखिरी दिन है, जिसमें कि मायावती कहीं ना कहीं जो अगड़ी जाति के लोग हैं उन्हें लुभाने की कोशिश, जो ब्राह्मण समुदाय है, जो अगड़ी जाति के और लोग हैं, उन्हें लुभाने की कोशिश। सामने की पंक्ति में आप पुजारियों को भी देख सकते हैं, पंडितों को भी देख सकते हैं, गेरुआ पहने लोगों को भी देख सकते हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय श्रीमती कल्पना मिश्रा जी से कि वो मां दुर्गा का प्रतीक त्रिशूल एवं शंख आदरणीय बहन कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बहुत ही साफ है, अगड़ी जाति को लुभाना, ब्राह्मण वोट को अपनी ओर करना, और आज प्रबुद्ध सम्मेलन के आखिरी दिन मायावती की पुरजोर कोशिश यही होगी। बिल्कुल श्वेता, लेकिन शुरुआत कर रहा हूं। देखिए इस वक्त जो प्रतीक चिन्ह और जिससे सम्मानित कर रही हैं मायावती को, सबसे पहले वो हैं कल्पना मिश्रा, सतीश चंद्र मिश्रा की पत्नी, और इन्होंने भी कई महिला सम्मेलन किए हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन और ब्राह्मण सम्मेलन। तो इस वक्त जो इस हॉल के भीतर का माहौल है वो साफ दिखाई दे रहा है कि जी बताएं। जी बिल्कुल श्वेता, मैं कह रहा था कि भीतर जो इस वक्त है माहौल जो है, जिसे इलेक्ट्रीफाइंग कहते हैं ना, वो इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि पूरे 75 जिले से ब्राह्मण प्रतिनिधि बुलाए गए हैं। लखनऊ से आज सम्मेलन था, लखनऊ को उसमें जोड़ा गया है, और मायावती के लिए ये आज चुनाव का आगाज जैसा है। जो उन्होंने समीकरण साधा इस बार, ब्राह्मण और दलित सम्मेलन, उसका ये आगाज है, उसकी ये शुरुआत है। और आज पूरे उत्तर प्रदेश से ब्राह्मण प्रतिनिधि जो आए हैं उनको वो संबोधित करेंगे। सबकी नजर ये रहेगी कि आखिर 2022 के चुनाव में मायावती ने जो 2007 का अपना ये समीकरण दोहराने की कोशिश की है, उसका क्या असर होता है, लेकिन मायावती क्या बोलेंगी इस पर नजर रहेगी। शुरू से, सुबह से जब हम लोग यहाँ मौजूद थे, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, जय श्री राम के नारे, जय परशुराम के नारे। तो ये बड़ा ही पैराडाइम शिफ्ट मुझे दिखाई दे रहा है बीएसपी की तरफ, क्योंकि अभी तक जय श्री राम जैसे नारे बीजेपी के मंचों से लगा करते थे, लेकिन आज मायावती के मंच से भी ये नारे सुनाई दिए हैं। तो क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ भी बढ़ रही है? जिस तरीके का ब्राह्मण सम्मेलन पिछले 1.5 महीने से बसपा कर रही है, सतीश चंद्र मिश्रा कर रहे हैं, ये साफ था कि आज जो ये समापन है इसका पहले दौर का, इसमें साफ तौर पर वो झलक दिखाई देगी कि बीजेपी जिस एजेंडे पर अभी तक चलती रही है, कहीं ना कहीं मायावती या बीएसपी अब उस एजेंडे को अपने तरफ लाने की कोशिश में है। जय श्री राम के नारे पहली बार मायावती के मंच से सुनाई दे रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो लगा रहे हैं, मंच पर जो उनके लोग हैं वो लगा रहे हैं, और इस वक्त अब मायावती बोलने भी जा रही हैं। तो कुल मिलाकर हम ये साफ तौर पर देख रहे हैं कि एक बड़ा शिफ्ट इस वक्त बसपा की तरफ से। बिल्कुल श्वेता, और मायावती बस संबोधित करने ही वाली है। आज समापन समारोह है। लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से आए हुए बीएसपी संगठन व प्रबुद्ध वर्ग में से विशेषकर ब्राह्मण समाज के पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी, कार्यकर्तागण एवं महिलाएं तथा मीडिया बंधुओं, सबसे पहले मैं बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव
व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्र एवं उनकी पूरी टीम का तथा साथ ही प्रबुद्ध वर्ग में से खासकर ब्राह्मण समाज के पार्टी के छोटे बड़े पदाधिकारियों का तथा पार्टी संगठन के भी सभी मुख्य सेक्टर प्रभारियों एवं जिला अध्यक्षों आदि का भी हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने आपसी तालमेल उत्तर प्रदेश में के साथ मैं वेलकम करता हूँ जनाब अतीक अहमद साहब का और उनकी वाइफ हमारी बड़ी बहन भाभी का, उनके पूरे परिवार का, उनके खानदान का, उनके जिम्मेदारों का। और मेरा मानना ये है कि इंशाअल्लाह ताला जनाब अतीक साहब की मजलिस में शमूलियत के बाद से यकीनन उत्तर प्रदेश मजलिस को एक तक़वियत मिलेगी और आने वाले विधानसभा के चुनाव हो या फिर फ्यूचर में हमारा पार्टी का जो काम है उससे यकीनन हमको उससे फायदा मिलेगा। तो मैं दिल की गहराइयों से हमारी बड़ी बहन भाभी का, उनके पूरे परिवार का वेलकम करता हूं और साथ ही साथ हमारे मीडिया के जो जिम्मेदारान हैं उनके जो अगर आपके सवालात हैं तो मैं उसको देने के लिए तैयार भी हूं और पूरी तैयारी के साथ भी आया हूं। हम सब इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को एक नया विजन दिया है और उस विजन के ही क्रम में अगर एक समर्थ और सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करना है तो वह कहां से प्रारंभ होता है। अगर मां कुपोषित है तो बच्चा कभी सुपोषित नहीं हो सकता और इसलिए मां के स्वास्थ्य पर ध्यान देना की तरह हमेशा अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। साथ ही मैं यहाँ ये भी उम्मीद करती हूँ कि बीएसपी से जुड़े अन्य सभी वर्गों के लोग भी इनकी तरह अब आगे कभी भी गुमराह नहीं होंगे तथा ना ही किसी के बहकावे में व ना ही किसी के प्रलोभन आदि में भी आएंगे, जबकि इनको ये मालूम होना चाहिए कि पिछले कुछ वर्षों में चाहे यहाँ सपा की सरकार रही हो या वर्तमान में बीजेपी की सरकार चल रही हो, लेकिन इन सभी सरकारों की रही जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण यहाँ सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, मजदूरों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, पिछड़ों, अक़लियतों व प्रबुद्ध वर्ग में से ब्राह्मण समाज के लोगों का भी हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा शोषण एवं उत्पीड़न आदि हुआ है, जो अभी भी जारी है, जिससे दुखी होकर अब ये ब्राह्मण समाज के लोग भी प्रदेश के नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव, गली गली, कूचों व चौराहों आदि में ये खुलकर कहने लगे हैं कि इन सभी पार्टियों की सरकारों की तुलना में बीएसपी का शासनकाल हर मामले में व हर स्तर पर कई गुना बेहतर रहा है। लेकिन हमने बीजेपी के प्रलोभन भरे वायदों के बहकावे में आकर इस बार इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बना के बहुत बड़ी गलती की है, जबकि बीएसपी की रही सरकार ने ब्राह्मण समाज के लोगों की अपनी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि के मामले में हर स्तर पर अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए हैं। साथ ही इन पर कोई भी जुल्म जाति आदि नहीं होने दी है तथा इनकी रोटी रोजी का भी पूरा ध्यान रखा है। इसके साथ साथ हमने अपनी पार्टी संगठन में व चुनाव में टिकट देने तथा सरकार बनने पर
मंत्री आदि बनाने के मामले में भी इनको उचित प्रतिनिधित्व दिया है और इस सब बातों का एहसास कराने तथा इन्हें फिर से बीजेपी व अन्य पार्टियों के भी बहकावे में नहीं आने तथा इनके विकास एवं उत्थान आदि के लिए भी इन्हें पुनः पार्टी में जोड़ने के लिए बीएसपी द्वारा व मेरे दिशा निर्देशन में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्र के नेतृत्व में दिनांक 23 जुलाई सन 2021 से प्रबुद्ध वर्गों की विचार संगोष्ठी करने का कार्यक्रम अयोध्या से शुरू किया गया है और पहले चरण का ये कार्यक्रम प्रदेश के लगभग सभी जिलों में काफ़ी सफल रहा है, जिसका आज मेरे द्वारा समापन भी किया जा रहा है। वैसे पार्टी के इस पहले चरण के कार्यक्रम को विफल करने के लिए बीजेपी व इनकी सरकार ने हर प्रकार के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे भी खूब इस्तेमाल किए हैं, जिसमें इनको ज़्यादातर निराशा ही हाथ लगी है। साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि श्री एससी मिश्र ने पूरे प्रदेश में अपने हर कार्यक्रम के दौरान पार्टी की सरकार बनने पर विशेषकर ब्राह्मण समाज के हित एवं कल्याण को लेकर जो कुछ भी कहा है तो उस पर आप लोगों को जरूर विश्वास करना चाहिए। और आज मैं खुद राज्यपाल महोदय हमेशा इस बात के लिए चिंतित रहती थी कि प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जहां पर वे किराए के भवन पे चलते हैं, एक अस्थायी भवन पे चल रहे हैं। क्या हम उन्हें अस्थायी भवन दे सकते हैं? और मुझे प्रसन्नता है कि विभाग ने इस कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। आज 529 का लोकार्पण हुआ है और मैं विश्वास करूंगा कि हम लोगों ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की जो प्राथमिकताएं तय की हैं, उन प्राथमिकताओं में आंगनबाड़ी का अपना स्वयं भी भवन हो और उसके लिए भूमि के आवंटन के साथ साथ इस कार्रवाई को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने की जो कार्रवाई चल रही है, एक साथ हम इस कार्यक्रम को सभी आंगनबाड़ी को अपने स्वयं के भवन में स्थापित कर सकें, इस दृष्टि से हम इसे मिशन मोड पर लेकर के बहुत शीघ्र माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से उन सभी कराई जाएगी। जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा पीड़ितों को न्याय व उनके आर्थिक हुए नुकसान की भी भरपाई की जाएगी, जिसके लिए अब इन लोगों को भी यहाँ आगामी विधानसभा चुनाव में सन 2007 की तरह ही बीएसपी से पुनः हर स्तर पर पूरी ईमानदारी व निष्ठा से खुलकर जुड़ना होगा। और इसके लिए श्री एससी मिश्र ने भी पार्टी के हर कार्यक्रम में विशेषकर अपने ब्राह्मण समाज को बीएसपी से जोड़ने का हर संभव पूरा प्रयास किया है, जिसमें हमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिलती दिखाई दे रही है। और अब दूसरे चरण के तहत पार्टी के मंडल व विधानसभा स्तर पर बनाए गए सभी पदाधिकारियों को शहरों व गांवों आदि में जाकर अपने ब्राह्मण समाज को युद्ध स्तर पर बीएसपी में जोड़ना है। अर्थात अब इन्हें भी हर स्तर पर पार्टी को सहयोग देकर फिर से यहाँ सन 2007 की तरह ही बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है। इसके साथ ही अब इनको दूसरे चरण के तहत प्रत्येक विधानसभा के शहरों, कस्बों व गांवों आदि में जाकर पहले अपने विशेषकर ब्राह्मण समाज के कम से कम 1000 सक्रिय कार्यकर्ता तैयार करना है प्रत्येक विधानसभा में, तथा इन्हें बीएसपी का सदस्य भी जरूर बनाना है। साथ ही इनकी सूची भी तैयार करनी है और सबसे पहले इनको रिजर्व सीटों पर ये कार्य करना है। उसके बाद फिर इनको सामान्य सीटों में भी ये कार्य करना है, जिनका फिर बंद जगह पर श्री एससी मिश्र व ब्राह्मण समाज के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा भी
कैडर कैंप पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनकी एक पहचान है, उनकी एक शनाख्त है। उसी तरह इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस हो, जिसको भारत का संविधान उसकी इजाजत देता है। ये जो मौसूफ का आप नाम लिए, ये सिर्फ इस तरह की बातें करते हैं। जब मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, भारत की आजादी के बाद 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। उस वक्त तो इनकी जबान बंद थी, गूंगे बने हुए थे। उस वक्त उनको उस मस्जिद याद नहीं आई जो आज मुजफ्फरनगर वीरान हो चुकी है। तो यही फर्क है, ये चीज हम लाना चाहते हैं। वसीम साहब, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने आजम खान साहब के स्वास्थ्य के बारे में बोला कि जल्दी वो स्वस्थ हो जाए, उनकी यूनिवर्सिटी बची रहे, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी सबकी है, क्या जैसे आज अतीक अहमद जी के परिवार ने आपकी पार्टी को ज्वाइन किया है मजबूत करने? अपनी पार्टी के संबंध में ये भी कहना जरूरी समझती हूँ कि बीएसपी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की सोच व सिद्धांतों पर चलने वाली देश की अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसकी कथनी व करनी में कभी भी कोई अंतर नहीं होता है। क्योंकि बीएसपी जो कहती है तो उस पर अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अमल भी करती है। यही बीएसपी की खास राजनीतिक पहचान भी है। और इसी आधार पर यहाँ उत्तर प्रदेश में हमने अपनी 4 बार रही सरकार भी, 4 बार बनी सरकार भी चला कर दिखाई है। और इस दौरान हमने सभी जाति व धर्म के लोगों की सुरक्षा, सम्मान एवं तरक्की आदि पर पूरा ध्यान दिया है। इतना ही नहीं बल्कि हमारी पार्टी ने दूसरी पार्टियों की तरह ना तो कभी हवाई बातें की हैं तथा ना ही चुनाव के समय में किस्म किस्म के प्रलोभन भरे आश्वासन आदि देकर जनता को छलने का भी प्रयास किया है। इसके साथ ही हमारी पार्टी की चारों रही सरकारों ने हमेशा यहाँ सर्व समाज के हित एवं कल्याण में जमीनी तौर पर ही कार्य करके दिखाए हैं। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि सन 2007 में जब दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज के सहयोग से बीएसपी की पूर्ण बहुमत की यहाँ प्रदेश में पहली सरकार बनी थी, तो तब उनके विश्वास पर पूरी तरह से खरा उतरते हुए सरकार बनते ही हमने बिना मांग किए ही सामान्य वर्ग के लिए यानी कि अपर कास्ट समाज के लिए सरकारी भर्ती पर वर्षों से लगे प्रतिबंध को तत्काल हटा के उन्हें बड़ी संख्या में स्थायी सरकारी नौकरी दिए जाने की भी व्यवस्था सुनिश्चित की। साथ ही पुलिस विभाग में 2 लाख से अधिक नए पद सृजित करके उन पर नियुक्ति करने का भी ऐतिहासिक काम किया, जिससे सभी वर्गों व धर्मों के लोगों को काफ़ी लाभ पहुंचा है। इसके अलावा प्रदेश के सभी गांवों के लिए, देहातों के लिए एक सरकारी सफाई कर्मचारी नियुक्त करने की नई सरकारी व्यवस्था लागू करके एक मुश्त लगभग 1,10,000 स्थायी नियुक्तियां पंचायत विभाग में की गई, जो ये भी एक अति महत्वपूर्ण उठाया गया कदम था। साथ ही विशेष अभियान के तहत सरकार के अधिकांश विभागों में रिक्त पड़े पदों को भी भरा गया। इस प्रकार से कुल मिलाकर बीएसपी की सरकार में किसी भी जाति व धर्म के लोगों के साथ कभी भी हमने कोई जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार व उनका शोषण आदि भी नहीं होने दिया है। साथ ही प्रदेश में हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज भी स्थापित किया है। इतना ही नहीं, बात होगी। ओवैसी साहब, किन किन दलों से अभी तक आपका संपर्क हुआ है? उत्तर प्रदेश में 100 प्रत्याशी आप उतार रहे हैं और आपने समाजवादी पार्टी को भी एक प्रस्ताव दिया था कि अगर यूपी में उप मुख्यमंत्री मुस्लिम होगा तो ओवैसी की पार्टी उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। क्या आपका कहना है? नहीं, अभी तो प्रस्ताव कहाँ दिए, हम
आप लोगों ने आपने हमसे पूछा था कि क्या आप इनसे अलायंस करेंगे, हमने कहा तैयार हैं। आप पूछिए उनसे, वो तैयार है नहीं है। तो अभी तक आपकी तरफ आपके पास कोई इस तरह का कोई संकेत नहीं आया? नहीं, आपके नहीं आया तो बता दीजिए, हमारे पास तो नहीं आया। हाँ, नहीं, मेरा बयान नहीं, आप ही के जिम्मेदारों ने मुझसे सवाल किया था तो मैंने उसका ही जवाब दिया। सपा और बीएसपी तो आपको एक तरीके से अनटचेबल, पॉलिटिकल अनटचेबल समझते हैं। हाँ। क्यों ऐसा क्यों समझती सपा बसपा आपसे, तक क्यों डरती है? अब लैला की दुश्मनी में तो करते हैं ना पूरे मजनू। तो इनको लगता है कि सपा को या जो भी बीएसपी अगर एक ऐसा हमको अनटचेबल बनाना चाहती है तो हमको कोई एतराज नहीं है। हम उत्तर प्रदेश की जनता में जाएंगे और उनको भी ये पैगाम देंगे कि देखिए ये हमको अनटचेबल बना रहे हैं। और मकसद, परेशानी इनको इस बात की है कि जब हम ये कहते हैं कि 19% मुसलमान और आप MY कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, आप 11% और 19% गुलामी आपकी करते रहे, आपकी जय जयकार करते रहे, आपको मुख्यमंत्री बनाए, आपको वोट दे, और आप हिस्सेदारी की जब बात होती है तो बात ही नहीं करते आप। मुजफ्फरनगर का इतना बड़ा फसाद हुआ, मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश यादव थे, अगर वो केस चला देते तो आज योगी सरकार मार्च में 77 केसेस को वापस नहीं लेती। ये हर महाज पर ये नाकाम साबित हुए। ये नहीं चाहते उत्तर प्रदेश में कि मुस्लिम माइनॉरिटी की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप क्रिएट हो। ये उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का मुकद्दर ये बना चुके हैं कि 60% ड्रॉप आउट रेट है क्लास 5 से 5, 6, 7 साल की उम्र से 14 साल की उम्र तक। 2% मुसलमान बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, 3% इंटर पास करते हैं, 12th पास करते हैं। ये मुकद्दर बना चुके हैं। जेल में 27% मुसलमान ट्रायल हैं। हम ये बात कर रहे हैं लीडरशिप की, हिस्सेदारी की, तो जाहिर है इनको तकलीफ होगी। और ये जनता देख रही है कि कैसे हर समाज को उनका हिस्सा मिल रहा है। क्या आप समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अनुप्रिया पटेल को, बाघेल साहब को ऐसे बना दिया मंत्री? उनकी बरादरी का वोट है, उनकी जात का वोट है, कास्ट का वोट है। तो ये पूरे हर कास्ट की पॉलिटिकल लीडरशिप आइडेंटिटी बन चुकी है। जब बात मुस्लिम्स की आती है और मुसलमानों में ओबीसी मुसलमान की बात आती है तो सब कहते हैं नहीं नहीं, इससे कम्युनलिज्म बढ़ेगा। कम्युनलिज्म बढ़ रहा है, बीजेपी जीत रही है। तो अखिलेश यादव और एसपी और बीएसपी ने मिलकर अलायंस किया था, तब भी बीजेपी जीत गई। इसका जिम्मेदार कौन है फिर? मैं हूं, ये मेरी पार्टी है। मुसलमान ने तो आपको झोली भर भर कर वोट दिया, फिर कहां गया वोट? क्यों नहीं जीत पाए? आज एक एग्जांपल, आज हम रुदौली जा रहे हैं, वहां पर जैदी साहब एक कैंडिडेट होते थे समाजवादी के एमएलए, वो 2012 में हारे 1000 वोट से, 17 आया तो 31,000 वोट से हार गए, और वहां पर यादव साहब जीत गए। बताए ना समाजवादी के लोग कि जैदी क्यों हारे और यादव क्यों जीत गए। इतनी मिसालें हम दे सकते हैं। खाली मुसलमानों के सहारे आप क्यों जीतना चाहते हैं? मुसलमानों के सहारे अकेले आप 100 सीटों पर नहीं। आपका सवाल बिल्कुल सही है। मैं तो अल्लाह के सहारे जी रहा हूं और कामयाब होऊंगा। आपने गलत फहमी है आपको। हाँ, बिल्कुल मिला रहे हैं भाई, कौन कह रहे हैं नहीं मिला रहे हैं। आपने कहा कि आगे क्या करेंगे, हम तो बिल्कुल चाह रहे हैं। अभी हम राजभर साहब के साथ हैं, मुख्तलिफ हमारे ओबीसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हैं, पार्टीज के साथ हैं। हाँ, राजा भैया की बात कर रहे हैं। जब राजा यहाँ बैठा है ना आपके सामने, हम खुद बैठे हैं भाई, क्यों आप बात कर रहे हैं? वैसे बिहार का उदाहरण आपके सामने है। विपक्ष के टकराव के चलते नीतीश की सरकार बनी। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से? फिर से आप गलत सवाल कर रहे हैं। आप स्टडी करके देखिए, आप एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट हैं। नहीं, आपको जिम्मेदार हैं आप बड़े पढ़े लिखे हैं, आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। कितने न, अच्छा अब ठीक है, चलिए अब आपसे बहस होगी। अब बताइए कितने सीट एमआईएम लड़ी?
में आप 5 सीटें सिर्फ जीते। लड़े कितने? यानी आपने 60-70 सीटों पे झूठ अब अपना मजाक मत बनाइए, ठीक है, मजाक मत बनाइए। आपकी झूठ साबित हो गई, आपकी झूठ साबित हो गई, आपकी झूठ साबित छोड़ ठहरिए। अब सुनिए, अब सुनिए, देखिए आपके इग्नोरेंस को तो हम नहीं हटा सकते, पर आपको बता रहे हैं। आपने कहा बिहार में 60-70 लड़े हम, आपने कहा ना अभी नहीं लड़े। सुनिए, नहीं लड़े, 20 लड़े, 19 चलिए, जीते कितने? 5। माँ बाकी 9 सीट पर गठबंधन जीत गया हमारे खिलाफ। 5 सीट, सुनिए 5 सीट पर एनडीए जीत गया, और 9 और 5 के अगर वोट्स मिला भी लेंगे आप, तब भी वो मेजॉरिटी के करीब नहीं है जो जीते वो लोग। मेरे भाई जरा रिसर्च कर लीजिए, हम थम्स अप नहीं है, वो थम्स अप लीडरों का जमाना जा चुका है। हाँ, आपका सवाल ये है, हम समझ चुके आपका सवाल ये क्या है, और हमारा जवाब ये है कि हम लड़ेंगे इलेक्शन। हम किसी के गुलाम नहीं है, जर खरीद गुलाम नहीं है कि उनको जिताएंगे। हम बहुत 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। कब तक हम इनको कंधों में बिठाकर, कभी अपना बेटा बनाकर, कभी अपना भैया बनाकर, कभी अपना नेता बनाकर, कब तक इन लोगों को जिताते रहेंगे? हम क्या कोई खैती हैं? अब हम वोट डालेंगे, हम जीतेंगे। संविधान में उनको इजाजत है, और इसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वैसे साहब, कल मोहन भागवत साहब ने पुणे में एक बार फिर से ये कहा है कि हिंदू और मुसलमानों के पूर्वज एक है। उन्होंने कहा कि हमारी एकता ही हमारा अपील थी, हमारी एकता। मैं, हाँ, रणवीर साहब बोलिए ना। रणवीर, आप कहाँ हैं? रणवीर भाई दिख गया, बोलिए। मैं वो जवाब दे चुका हूँ सर उस पर। बीएसपी को आप कह रहे हैं कि झोली भर के मुसलमानों ने वोट दिया। दोनों को पिछले 2019 के लोकसभा के चुनाव में CSDS का डेटा है 2019 का कि 70% मुस्लिम्स वोटेड फॉर, 70% मुसलमानों ने बीएसपी और सपा को वोट दिया, और 50% के ऊपर हमारे हिंदू भाइयों ने बीजेपी को वोट दिया। ये मैंने कहा है। अभी मायावती जी का कार्यक्रम चल रहा है और वहाँ शंख बज रहे हैं, वैदिक मंत्र पढ़े जा रहे हैं, तो मुसलमान आखिर क्यों आपको वोट करें? क्या सोच के वोट? वहाँ जय श्री राम के नारे क्या लगे? हाँ, नहीं, देखिए वो उनके पार्टी का प्रोग्राम है, जो करते कर ले। हमारा जो पॉलिसी, हमारा जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो कोशिश है उत्तर प्रदेश में, वो आपके सामने रख रहा हूँ। यूपी के इस इलेक्शन में तालिबान भी एक मुद्दा होगा, आपका क्या सोचना है? क्या होगा? तालिबान है वो यूपी कौन बना रहा है? मैं आपको बताऊं, ऐसे नाम लेने से क्या लगता है? किसी पार्टी का नाम नहीं लेना। अरे आप क्यों डर रहे हैं? हाँ, आपका भी विवादित बयान आया था, आपने कह चुके हैं पहले। नहीं, बीजेपी कह रही है कि जो तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पैसे लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, उनके खिलाफ ये बोलिए ना, नाम लेके बोलिए। तो सुनिए, हाँ सुनिए, हकीकत ये है कि भारत के टैक्स पेयरों के पैसे 35,000 करोड़ रुपये हमने अफगानिस्तान में लगाए, जिसमें वाजपेयी सरकार भी सत्ता में थी, मनमोहन सिंह की सरकार और मोदी सरकार की 6.5-7 साल। ये 35,000 करोड़ में हमने डैम बनाए, अफगानिस्तान में हमने उनकी पार्लियामेंट बनाई, ईरान से छबार पोर्ट हम बना रहे हैं ताकि वहां से ट्रेड हो सके अफगानिस्तान में। अब वहां पर तालिबान आ चुका है, और पिछले 20 साल में हर साल हमने करीब 800 से 900 अफगानियों को अफगानिस्तान से भारत लाकर उनको एजुकेशन करवाया, डॉक्टर, इंजीनियर, इंडियन मिलिट्री एकेडमी पढ़ाया। तो ऐसे 16,000 लोग हो गए। हम ऑल पार्टी मीटिंग में गवर्नमेंट मोदी सरकार से सवालात किए, जो मैं दोहरा देता हूं, आपकी आसानी हो जाएगी समझने के लिए। मैंने ये पूछा कि क्या तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? अगर है तो यूनाइटेड नेशन में भारत सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है, तो क्या उनको डीलिस्ट करेगा
या उनको वैसे ही बरकरार रखेगा? नंबर 1। अगर ये नहीं करते तो क्या आप अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में आप उनको टेररिस्ट लिस्ट में शामिल करेंगे? नहीं करेंगे? आप बताइए ना। और अगर ये भी नहीं करते तो फिर उनको खामोश रहना चाहिए, इस तरह की वाहियात बातें ना करें। जो उनको अपोज करा उसको ये नाम पुकार देंगे। आप सत्ता में हैं। ये सवालात मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में भी किए, पब्लिकली भी किया हूं और आज आपके सामने कर रहा हूं। और मेरा मानना यह है कि अफगानिस्तान में जो तब्दीली आई है वो भारत के लिए ठीक नहीं है। 5वीं बात सुन लीजिए, कल का हिंदुस्तान टाइम्स अखबार, उन्होंने एक CIA के ऑपरेटिव चीफ जो अफगानिस्तान में अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी, गुप्त एजेंसी के वहां पर जिम्मेदार थे, उन्होंने अपने इंटरव्यू में हिंदुस्तान टाइम्स को कहा कि भारत ने भारत के मुसलमानों को दूर करके, उनको एलिनेट करके बहुत बड़ी गलती की है। ये अफगानिस्तान के पस मंजर उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि भारत में ये रिलीजियस और नेशनलिज्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं है। उनके अल्फाज हैं। मैं फिर से आपके जरिए से मोदी सरकार से पूछ रहा हूं, वो जो CIA का जो जिम्मेदार आदमी अफगानिस्तान में था, जो ट्रंप सरकार को और बाइडेन को भी उनके लिए एडवाइस का, क्या वो सही कह रहा है झूठ? अगर झूठ कह रहा है तो कंडेम करिए उसको आप। ये हमारे सवालात हैं। और जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ है और होने जा रहा है उससे पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। बहैसियत एक इंडियन के ये हमारे लिए फ्यूचर में ये चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं जिसको सरकार को जवाब देना है। नहीं नहीं, आप मुश्किल पूछिए ना। आप कोई मैथ्स के टीचर तो नहीं है हमारे। आपको अप्रोच करते हैं IMIM को, तो क्या आप उनको अलायंस के लिए तैयार होंगे? किसके? सपा बसपा अगर आपको अप्रोच करते हैं कि अलायंस कर लेते हैं साथ में। सर पहले उनको अप्रोच तो करने दीजिए, हम तो बात करेंगे। हम तो बोल रहे हैं हम बात करने तैयार हैं, वो बात तो करें ना सर। वैसे साहब एक सवाल मेरा है कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उनके पास संगठन है, समाजवादी पार्टी, बसपा पार्टी, कांग्रेस, जो भी है। आपको लगता है हमारे पास नहीं है? आपको लगता है हमारे पास नहीं है? उत्तर प्रदेश में नहीं, आपको एक दिन हम अपनी गाड़ी में लेकर फिरेंगे। 10-15 जिला लेकर जाएंगे और आप थक जाएंगे, इतना फिरेंगे हम। आपको बताएंगे संगठन कहाँ है। बिल्कुल है संगठन। आप अगर आप बात कर एक मिनट, अगर आप बात कर रहे हैं 2017 की तो यकीनन मानता हूं, मगर पिछले 2.5-3 साल में मैं, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट शौकत साहब और तमाम जिम्मेदारान, डॉक्टर साहब हमारे उत्तरवाला के कैंडिडेट हैं, उन सब ने बहुत से करीब 40 से 50 जिलों में संगठन को अच्छी तरह मजबूत किया है, बूथ लेवल तक बनाने की कोशिश की है। संगठन है। 5 साल पहले नहीं था, मैं मानता हूं उस बात को, मगर अब है। लेकिन पिछड़ा वर्ग जो है भारी तादाद में FIR दर्ज हो जाती है और ऐसा हो जाने पर फिर हमारी पार्टी के ये लोग खासकर चुनाव के समय में अपने अपने क्षेत्र के पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव जिताने की बजाय बल्कि वे ज़्यादातर कोर्ट कचहरी व थानों आदि में ही अपना समय बर्बाद करते रहते हैं, जिसे खास ध्यान में रखकर ही फिर मजबूरी में मुझे अपनी पार्टी की चुनावी तैयारी अपने लखनऊ पार्टी प्रदेश कार्यालय से तथा फिर अपने निवास स्थान पर बने पार्टी के केंद्रीय कैंप कार्यालय से ही करनी पड़ी है। और इसलिए ही आज प्रबुद्ध वर्ग का समापन कार्यक्रम भी हमें मजबूरी में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में रखना पड़ा है। हालांकि हमारी ये दिली तमन्ना थी कि पहले चरण का ये जो कार्यक्रम है, समापन कार्यक्रम, तो ये रमाबाई अंबेडकर मैदान में किया जाता। हमारी ये दिली तमन्ना थी, लेकिन मुझे जब ये जानकारी मिली कि काफ़ी जगह इन्होंने संख्या निर्धारित कर दी थी, जब प्रबुद्ध वर्ग के प्रोग्राम हो रहे थे श्री SC मिश्र जी के, तो कुछ जगह इन्होंने जानबूझकर तो ये संख्या निर्धारित कर दी थी कि 50 से ज़्यादा लोग प्रोग्राम में नहीं आएंगे। अब यदि हम लोग रमाबाई अंबेडकर मैदान में परमिशन भी ले लेते हैं और उस पर ये कह देते कि 100 से ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, तो रमाबाई अंबेडकर मैदान में
जो स्टेज बनी हुई है इतने लोग तो उसी पे ही आ जाते, फिर बाद में लिखते मीडिया के जरिए, बाद में उसको पब्लिश करवाते कि जो प्रबुद्ध वर्ग का जो समापन प्रोग्राम है वो बुरी तरीके से विफल हो गया है, फेल हो गया है, फिर ये भी प्रचार करते। इनके इन सब हथकंडों को ध्यान में रखकर ही फिर हमने आज प्रबुद्ध वर्ग का समापन कार्यक्रम भी हमें मजबूरी में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में रखना पड़ा है। लेकिन चुनाव घोषित होने पर फिर ये सरकार पार्टी के प्रोग्राम में हमारे लोगों के आने की संख्या पर जल्दी से रोक नहीं लगा सकती है, क्योंकि ऐसा किए जाने पर फिर सभी विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग में जाकर इसकी शिकायत कर सकती हैं, अर्थात फिर ये लोग भीड़ को आसानी से रोक नहीं सकते हैं। इस प्रकार इन सब बातों को ध्यान में रखकर हमें चुनाव घोषित होने से पहले अब बहुत ही संभल कर चलना होगा। इसके साथ ही अब मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, पार्टी के सभी लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि अगले महीने 9 अक्टूबर को बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि है। और होगा ओबीसी का, जब सेंसस में एससी, एसटी, माइनॉरिटी, हिंदू, नॉन हिंदू लिखा जाता है, रिलीजन का, तो ये क्यों नहीं किया जाता है? करना चाहिए हम बराबर। और आखिरी बात, 50% का ये जो रिजर्वेशन है इसको खत्म करना चाहिए, इसको आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारा पार्टी का, हमने बात पार्लियामेंट में अपनी स्पीच में कही, आप देख भी सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। मंडल स्तर पर विचार संगोष्ठी के जरिए इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों के विशेष आग्रह पर इस बार आप लोग पूरे प्रदेश से यहाँ लखनऊ आकर मान्यवर श्री कांशीराम जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। अर्थात इस बार आप लोग मंडल स्तर पर कोई भी प्रोग्राम नहीं करेंगे, बल्कि पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में आकर आप लोग इनको लखनऊ में, जहां मान्यवर श्री कांशीराम जी का स्मारक स्थल बना है, वहां आकर उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और आप लोगों के साथ साथ फिर मैं खुद भी उस दिन मान्यवर श्री कांशीराम जी के स्मारक स्थल पर पहुंचकर उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगी तथा आप लोगों का भी आभार प्रकट करूंगी। कहने का तात्पर्य ये है कि इस बार आप लोग पूर्व की तरह अपने अपने मंडल में इनकी पुण्यतिथि का कार्यक्रम नहीं रखेंगे, बल्कि आप लोग प्रातः 8 बजे से ही लखनऊ के स्मारक स्थल पर पहुंचकर इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। साथ ही आप लोग यहाँ अपने आने के दौरान जब आप लोग 9 अक्टूबर को स्मारक स्थल पर पहुंचेंगे, तो इसके साथ ही आप लोग यहाँ अपने आने के दौरान अपने खाने का भी खुद ही प्रबंध करके लाएंगे। इसके बाद अर्थात श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद फिर आप लोग अनुशासित तरीके से अपने अपने क्षेत्रों में वापस चले जाएंगे। पार्टी के जिम्मेवार लोग इसके लिए इनकी पूरी मदद भी करेंगे। लेकिन लखनऊ में आते व वापस जाते समय भी पार्टी के लोगों को कोरोना नियमों का भी पालन करना बहुत ज़रूरी है। वैसे